हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग सेलों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन बहुत कुछ उसी तरह से और उन्हीं का उपयोग करते हुए हम लोग सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करेंगे। देखिए, वैसे तो बोर्ड के 30% हटाए गए पाठ्यक्रम में से प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन है इस बार के हटाए गए पाठ्यक्रम में से, लेकिन इस पाठ के बाकी प्रश्नों को हल करने के लिए हमें उसकी जानने की ज़रूरत है, इसलिए हम लोगों ने उसे पढ़ा था अभी इस क्रम में। तो ये तो फिलहाल पाठ्यक्रम में है 70% वह पाठ्यक्रम जिससे बोर्ड परीक्षा में 2022 में प्रश्न आएंगे, ये उस पाठ्यक्रम में है। तो फिलहाल अभी हम लोग सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे फिर से एक बार ध्यान दिलाते हैं, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, एक प्रतिरोध, एक के आगे दूसरा प्रतिरोध, दूसरे के आगे तीसरा प्रतिरोध, इस तरह से अगर आप क्रम से लगाते हो तो यह प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता था। और समांतर क्रम संयोजन में हम लोग क्या करते थे, समांतर क्रम संयोजन में एक प्रतिरोध, दूसरा, तीसरा, सारे प्रतिरोधों के एक सिरे एक स्थान पर जुड़े हैं, सबके दूसरे सिरे दूसरे स्थान पर जुड़े हैं। तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ने के पहले, शुरुआत करने के पहले एक बार हम लोग पहले प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की 2-3 बातें फिर से ध्यान दे लेते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में एक प्रतिरोध, उसी के आगे दूसरा प्रतिरोध, उसी के आगे तीसरा प्रतिरोध, यानी एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के दोनों के एक एक सिरे जुड़े होते थे। फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा अपने आगे वाले के एक सिरे से जुड़ा रहता था। मतलब कुछ दो चीज़ें थी, हमने कहा था विद्युत धारा और विभवांतर, इन दो चीज़ों में से एक चीज़ नियत रहेगी और दूसरी चीज़ बटेगी। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों से होकर एक समान धारा बहती है और विभवांतर स्रोत द्वारा जो भी लगाया गया विभवांतर है वह उन सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच में बंट जाता है। तो वहाँ हम परिणामी विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, फिर वहाँ से R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह वहाँ पहुँचे थे। यहाँ सेलों में क्या है, बिल्कुल उसी तरह एक सेल लगी है और दूसरी सेल लगी है। अभी जैसे इस चित्र में हमने जो बनाया है, सेल में जो बड़ा वाला इलेक्ट्रोड दिखा रहे हैं ये प्लस इलेक्ट्रोड है उसका, है ना। और आमतौर पर डिस्चार्ज के समय धारा अगर इससे बाहर निकल रही है तो समझो आप उस सेल के हिसाब से काम कर रहे हो। अगर उसके हिसाब से नहीं काम कर रहे हो, उल्टा चल रहे हो, तो एक तरह से उसके विद्युत वाहक बल के विपरीत आप जा रहे हो, तो ठीक है, परिपथ में जब हमें जोड़ना होगा तो उसको ऋणात्मक फिर लेंगे। अभी यहाँ पर हमने ए और बी के बीच में दो सेलों को दिखाया है, किस तरह जोड़ा है। एक सेल का धन इलेक्ट्रोड, जैसे मान लो ये दूसरा वाला जो सेल है ना, ये पहले वाले सेल का जो ऋण इलेक्ट्रोड है दूसरे वाले सेल के हमने धन इलेक्ट्रोड से जोड़ा है। ये दोनों सेलों के एक एक इलेक्ट्रोड केवल जुड़े हैं विपरीत प्रकार वाले, और धारा इन दोनों सेलों से होकर एक ही समान परिमाण की धारा बह रही थी। तो यही हम लोग ध्यान देते हैं कि दो सेल श्रेणी क्रम में संयोजित कहे जाते हैं यदि एक सेल का धन सिरा दूसरे सेल के ऋण सिरे से जुड़ा हो। और ये ध्यान रखना है कि इस संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, सेलों के सभी सेलों से होकर एक ही परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एक बात। दूसरा, जब इनके सेल ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसके साथ इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा, इसके साथ इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, है ना। तो पहली बात तो ये कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होने के कारण सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। अब यहाँ जैसे एक का R1 है दूसरे का R2 है, तो दोनों जुड़ के R1 प्लस R2 हो जाएंगे। दूसरी बात, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपका परिणामी विद्युत वाहक बल होगा, इन दोनों का जो योग होगा, इनके तुल्य हटा करके इन दोनों को एक सेल अगर हम रखें और उसका असर वही हो जो परिपथ में इन दोनों का मिलाकर था, तो वो तुल्य सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वह इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग क्या है? बीजगणितीय योग का मतलब है, वैसे तो ऐसा नहीं है कि अंकगणित में हम प्लस और माइनस चिन्ह का ध्यान नहीं देते, यहाँ भी एक संख्या अगर ऋणात्मक है बाकी धनात्मक है तो फिर ठीक है, धन और ऋण का यहाँ भी ध्यान रखना है। लेकिन सामान्यतः जब हम बीजगणितीय योग कहते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि धन और ऋण चिन्ह का ध्यान रखना है, और हो सकता है एक ही राशि दो भिन्न भिन्न स्थितियों में एक बार वो धन की तरह व्यवहार कर रही होगी, एक ऋण की तरह, अपने परिवेश पर निर्भर करेगा। अब यहाँ जैसे अगर हम देखें,
ये दूसरा वाला सेल क्या चाह रहा था कि हमारे धन इलेक्ट्रोड से धारा बाहर निकले, तो ठीक है इसी दिशा में बह भी रही है। पहला वाला सेल क्या चाह रहा है, हमारे धन से बाहर निकले, और ये दोनों एक ही दिशा में धारा प्रवाहित कराना चाह रहे हैं। तो यानी यहाँ इन दोनों के बीच में कोई विरोध नहीं है, इन दोनों के विद्युत वाहक बलों को हम सीधे जोड़ लेंगे। मान लो बाई चांस इसमें ऐसा रहा होता, मान लो अभी कि इसमें यहाँ ये ऋण इलेक्ट्रोड होता और दूसरा हम कहते कि नहीं धन इलेक्ट्रोड हमारा इधर है, तो ये चाहता कि इधर धारा बहे, ये चाहता है कि इधर धारा बहे, तब ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे होते, तब हमारा योग क्या होता, उन दोनों उसमें से जाहिर सी बात है कि दोनों अगर उल्टा चाह रहे हैं, E1 कह रहा नहीं इधर धारा जाए, E2 कह रहा नहीं इधर धारा जाए, तो जाएगी किसके हिसाब से, जिसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा। और तो परिपथ का जो परिणामी विभवांतर अब होगा यानी विद्युत वाहक बल वो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 के बराबर होगा, निर्भर करेगा कि बड़ा कौन है ना। तो हमारा मतलब जैसे मान लो E1 माइनस E2 हुआ तो हम उसको E1 प्लस माइनस E2 कहेंगे, यानी E2 को ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो कुल मिला के बीजगणितीय योग मतलब परिणामी जो विद्युत वाहक बल है वो सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ये कहने का हमारा आशय ये था कि अगर परिपथ में मान लो कई सेल हैं जो एक दिशा में धारा ले जाना चाह रहे थे, कोई एक सेल बीच में ऐसा आ गया कि वो कह रहा नहीं नहीं हमारे हिसाब से धारा इधर न जाए, हमारा धन इलेक्ट्रोड इधर है, हमारे हिसाब से धारा इधर जाए, तो वह एक तरह से बाकी सारे सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग में से अपना वाला योगदान देने के बजाय घटाएगा उतना कि नहीं नहीं हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, हमारे हिसाब से दिशा दूसरी होनी चाहिए। तो बाकी सब अगर जुड़ रहे थे तो वो घटेगा। तो बीजगणितीय योग का हमारा आशय ये था कि धन और ऋण चिन्ह का ध्यान रखना है। अब इस चित्र में अगर हम बात करें, ठीक है ये तो समझने के लिए था, बाकी अभी हम यही मान लेते हैं कि दोनों एक ही दिशा में है। तो इस चित्र की अगर हम बात करें तो यदि E1 व E2 विद्युत वाहक बल के दो सेलों के आंतरिक प्रतिरोध, मतलब E1 और E2 विद्युत वाहक बल है, इसका प्रतिरोध आंतरिक R1 है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है, तो चित्र के हिसाब से अगर वो जुड़े हों तो जो परिणामी विद्युत वाहक बल होगा E इक्विवेलेंट वो क्या होगा, अभी यहाँ दोनों एक ही दिशा में चाह रहे हैं, E1 भी चाह रहा है कि इधर धारा बहे और E2 भी चाह रहा है कि इधर धारा बहे, क्योंकि इनका धन इलेक्ट्रोड इधर इससे बाहर, इनका धन इधर इससे बाहर, तो एक ही दिशा है, तो सीधे सीधे दोनों जुड़ जाएंगे। और परिणामी आंतरिक प्रतिरोध की बात करो तो वो भी दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो इसलिए वो भी सीधे जुड़ जाएंगे। अब इसी को विस्तारित करते हुए मान लो हमारे पास ई विद्युत वाहक बल और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध के n सेल हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सब एक ही दिशा में जुड़े हैं, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है जो विद्युत धारा की अलग दिशा चाह रहा हो, मतलब एक का प्लस अगले का माइनस, फिर अगले का प्लस फिर अगले का माइनस, तो इस तरह क्रम से जुड़े हैं कि सबके प्लस एक ही दिशा में धारा ले जाना चाहते हैं। तो परिणामी विद्युत वाहक बल हमारा क्या हो जाएगा, तो ई विद्युत वाहक बल और आर आंतरिक प्रतिरोध वाले अगर स्मॉल n सेल श्रेणी क्रम में एक क्रम में जुड़े होने का यहाँ हमारा कहने का मतलब ये था कि वो सभी चाह रहे हैं कि धारा एक दिशा में बहे, यानी बीजगणितीय योग करते समय हमें उनका सीधे सीधे योग करना है। तो जो हमारे बाह्य परिपथ का प्रतिरोध अगर कैपिटल R हो उस समय, तो परिपथ में धारा कितनी होगी, कुल कितना विभवांतर n इंटू ई, क्योंकि ई एक का था n है और सब एक ही दिशा में है। फिर कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा n इंटू आर, जैसे 2 का R1 प्लस R2 था तो n का R प्लस R इस तरह n बार, तो n R हो जाएगा। और R कैपिटल R प्रतिरोध अगर बाह्य परिपथ का श्रेणी क्रम में उसके साथ जुड़ा हुआ है तो R प्लस NR ये हमारा कुल प्रतिरोध होगा, ये कुल विद्युत वाहक बल होगा, तो हमारी धारा इतनी होगी। अब इसी में फिर हम लोग एक विशेष स्थिति देखते हैं, मान लो अगर ऐसा हो कि ये वाला पद बहुत छोटा हो, यानी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो बाह्य परिपथ के कुल प्रतिरोध की तुलना में, तो उस स्थिति में हम R प्लस NR को कह सकते हैं कि वो लगभग कैपिटल R के बराबर है। वही हम लोगों ने अगली बार कहा कि मान लो अगर इस शर्त का पालन हो रहा हो कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य परिपथ के प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, या सारी n सेलों का भी मिला डालो कुल प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध तो वो भी बाह्य परिपथ की तुलना में बहुत कम है, तो उस स्थिति में आपकी परिपथ से प्रवाहित धारा I कितनी हो जाएगी, यही जो R प्लस NR हम कह रहे थे। अब NR नगण्य है R की तुलना में, तो इसको समझ लो कि नहीं है, यानी केवल कैपिटल R बचेगा। इसको हम n इंटू ई बटे आर लिख सकते हैं। अच्छा, एक अकेले से अगर रही होती तो उसके कारण कैपिटल ई विद्युत वाहक बल और कैपिटल R प्रतिरोध, क्योंकि स्मॉल r को हम नगण्य मान रहे, तो ये होती हमारी एक सेल होने पर प्रवाहित धारा, और यहाँ पर कितना है उसका n गुना है। इसका मतलब अगर
सेलों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो। अगर आप चाहते हो कि परिपथ में हमें धारा का मान ज़्यादा लेना है तो हमें श्रेणी क्रम संयोजन सेलों का करना होगा, और इस शर्त के लिए हमें ध्यान रखना है कि बाह्य परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान सेल के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो, या सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य परिपथ की प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, तब श्रेणी क्रम संयोजन उपयोगी होगा अगर हम अधिक विद्युत धारा चाहते हैं तो। अब ऐसे ही कुछ बेसिक चीज़ हम लोग देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन के लिए। अब हम लोग देखते हैं सेलों का पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। बल्कि सेलों के पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन के पहले एक बार हम लोग प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन था उसके बारे में सुन लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से यहाँ देख लेंगे। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में क्या था, सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक स्थान पर जोड़ देंगे और सबके दूसरे सिरे एक साथ दूसरे स्थान पर जुड़े हैं। फिर एक ये जंक्शन दूसरा ये जंक्शन, इन दोनों को हम लोग स्रोत सेल या बैटरी के मध्य जोड़ते थे। और इस संयोजन में क्या होता था, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य उतना ही विभवांतर या विद्युत वाहक बल रहता था जितना हमने स्रोत का विद्युत वाहक बल लगाया है। जितना स्रोत का विभवांतर है वही सारे प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर होता था और विद्युत धारा बढ़ती थी। तो श्रेणी क्रम में क्या था, सबसे होकर एक समान धारा बहती है, विभवांतर बढ़ता है। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों के क्या था, धारा बढ़ती है। तो ठीक है, धारा बढ़ने वाला गुण यहाँ हम लोग सेलों के मामले में भी देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे चित्र है, एक सेल मान लो लगा है, उसका E1 विद्युत वाहक बल है और R1 आंतरिक प्रतिरोध है। दूसरे सेल का E2 विद्युत वाहक बल है और R2 आंतरिक प्रतिरोध है। इस तरह से हमने जोड़ा कि इन दोनों सेलों के धन सिरे एक जगह पर जुड़े हैं और इन दोनों सेलों के जो ऋण इलेक्ट्रोड हैं वो एक सिरे से जुड़े हैं। ये बाद में फिर बाकी आगे परिपथ में जाके जुड़ा है। अब परिपथ से अगर I धारा बह रही थी मान लो, ठीक है, अच्छा धारा चलने की दिशा क्या रहती है, धन इलेक्ट्रोड से बाहर की ओर। तो मान लो परिपथ में I धारा बह रही थी, बहते हुए घूमते टहलते फिर इधर से प्रवेश की थी। अब रास्ते में जो भी कुछ लगा रहा हो बाह्य परिपथ का प्रतिरोध। अब मान लो I1 धारा अगर पहले वाले से मिली थी और I2 धारा दूसरे वाले सेल से होके जा रही थी, दोनों अभी एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर जो I का मान होगा वो I1 प्लस I2 के जोड़ के बराबर होगा, है ना, एक बात। दूसरा, अब इनके अगर हम कहें कि आंतरिक प्रतिरोध किस तरह जुड़ेंगे, तो इनके आंतरिक प्रतिरोध भी समांतर क्रम संयोजन में होंगे। ये वाले सेल समझो R1 प्रतिरोध यहाँ लगा है, R2 प्रतिरोध यहाँ लगा है, और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता था, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, या इसी को हम लोग सरल करके R बराबर R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2, ऊपर गुणा नीचे जोड़। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे लिखा है, दो सेल पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित कहे जाते हैं यदि उनके धन सिरे एक स्थान पर और ऋण सिरे दूसरे स्थान पर जुड़े हों। यानी सभी सेलों के अगर धन सिरे एक जगह जुड़े हैं, सबके ऋण सिरे दूसरी जगह जुड़े हैं, तो ये समांतर क्रम संयोजन है। और इस संयोजन में परिपथ से परिणामी विद्युत धारा का मान सभी सेलों से प्रवाहित धाराओं का बीजगणितीय योग होती है। बीजगणितीय इसलिए कि मान लो कोई सेल ऐसा लगा है कि उसका वैसे जटिल हो जाएगा परिपथ, फिर भी तो अभी उस स्थिति पर हम लोग नहीं आते हैं। अभी बीजगणितीय शब्द पर भी चलो बहुत ध्यान नहीं भी दो, अभी आप बस खाली ये मान लो कि सब धाराओं के योग के बराबर होगी। बाकी बीजगणितीय योग का आशय ये था कि अगर एक कोई सेल विपरीत में लगी हुई है कि उसका ऋण इलेक्ट्रोड इधर है प्लस इधर है, तो विपरीत दिशा में धारा परिपथ में ले जा रही होगी, तो उसके हिस्से को माइनस कर लेना। अब फिलहाल अगर E1 व E2 विद्युत वाहक बल और R1 और R2 आंतरिक प्रतिरोध के दो सेल समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन में इस चित्र के हिसाब से जुड़े हों, तो जो परिणामी विद्युत वाहक बल होगा, पहले इसको देख लो, जो परिणामी आंतरिक प्रतिरोध होगा दोनों सेलों के संयोजन का Req इक्विवेलेंट R, वह इस प्रकार होगा कि 1/Req, EQ को इक्विवेलेंट के लिए है, तुल्य के लिए, तुल्य की अंग्रेजी इक्विवेलेंट और उसका संक्षेप में प्रतीक EQ। ये 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होगा। क्यों, R1 और R2 ये दोनों प्रतिरोध भी अभी आपके श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। या इसी में हम लघुत्तम लेके सरल करके फिर से इसको 1 है तो सीधा करेंगे, तो R इक्विवेलेंट हमारा आएगा R1R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक इसी तरह से E बटे R भी सारे जुड़ेंगे। ध्यान देना, परिणामी विद्युत वाहक बल में केवल E नहीं जुड़ेगा, E बटे R जुड़ेगा।
तो क्योंकि धाराएं जुड़ रही थी ना, एक अकेले सेल के कारण खाली सेल वाला देखो तो उसका भी विभवांतर विद्युत वाहक बल बटे उसका प्रतिरोध, तो उसकी धारा हो जाएगी ना, बाह्य परिपथ का अगर इग्नोर करो तो धाराएं जुड़ रही थी ना, तो इसकी धारा प्लस इसकी धारा प्लस जो भी होंगे अगले की धारा, उन सब का जोड़ परिपथ की कुल धारा के बराबर होगा। तो जब धाराओं का योग कर रहे हैं तो ई बटे आर का योग करेंगे, यानी E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2, ये बराबर होगा, यहाँ हम 2 का उदाहरण ले रहे हैं, ई की इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट। मान लो 2 के बजाय हमारे पास 3, 4, 5 और सेल होते, E1 R1, E2 R2, E3 R3, E4 R4, इस तरह n तक में En Rn, मतलब En विद्युत वाहक बल है और Rn आंतरिक प्रतिरोध है। इस तरह की सेलें अगर समांतर क्रम में जुड़ी होती तो परिपथ का जो तुल्य विद्युत वाहक बल होता वो इस प्रकार होता कि E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट बराबर E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 प्लस डॉट 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 En बटे Rn। ठीक, तो आमतौर पे इसको हम लोग कम ही देखते हैं किताबों में, ज़्यादातर हम लोगों को ये रहता है कि एक समान विद्युत वाहक बल और एक समान आंतरिक प्रतिरोध की सेलें जुड़ी हुई हैं, पर मान लो अगर भिन्न हो तो हमें ये ध्यान रखना है पहले की धारा दूसरे की धारा सबकी धाराओं का जोड़ परिपथ की कुल धारा के बराबर है ना, वहां से इसको लाएंगे। अब जो हम लोग प्रायः किताब में देखते हैं उसके हिसाब से देख लें तो नोट में पहली स्थिति इसी में कि अगर हमारे पास कैपिटल ई विद्युत वाहक बल और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध के यम सेल समांतर क्रम में जुड़े हों। जानबूझ के n फॉर नंबर हमने इसलिए नहीं कहा कि अभी इसके पहले हम लोग जब श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने n सेल कहा था, n फॉर नंबर, यहाँ यम कह लेते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं संख्या, अभी आगे मिश्रित क्रम पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन न रहे। तो हम अभी ये ध्यान रखेंगे कि n श्रेणी क्रम में संयोजन में सेलों की संख्या है और यम लाइनें हैं उनकी, कि यम है जो समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो अगर ई और आर वाले यम सेल आपके समांतर क्रम में जुड़े हों और बाहर के परिपथ का कुल प्रतिरोध आपका विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो ई इक्विवेलेंट कितना होगा? जब सबका विद्युत वाहक बल ई ही है तो जो परिणामी सबका जोड़ है वो समझ लो ई ही रहेगा। और निकालना चाहो तो आप वहाँ से देख लो कि ई बटे आर प्लस ई बटे आर प्लस ई बटे आर, तो इस तरह यानी ई बटे आर हो जाएगा। और नीचे ये किसके बराबर होगा? ई बटे आर इक्विवेलेंट के। और आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर बटे यम। ये ऊपर चला जाएगा तो यम यम और यम कट जाएंगे, है ना। तो ठीक है, आप देख लेना। अभी फिलहाल कि जो परिणामी हमारा विद्युत वाहक बल होगा, अगर सारी एक बराबर विद्युत वाहक बल की सेलें हैं तो वो उतना ही होगा जितना एक सेल का विद्युत वाहक बल है, और सबके जो आंतरिक प्रतिरोध हैं उनका जो परिणामी आएगा वो आर बटे यम आएगा। कैसे? हम लोग यहाँ से देख लें, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कितने बार? बार, यम टाइम्स ना, तो बराबर हो जाएगा यम बटे आर। यम बटे आर कौन है? 1/r इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आर बटे यम। वैसे भी जब हम प्रतिरोधकों का संयोजन पढ़ रहे थे, समांतर क्रम संयोजन, तो हमने एक बात कही थी कि अगर एक समान प्रतिरोध के n प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में जुड़े हों तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा समांतर क्रम में वो आर बटे n होगा, है ना। 2 हैं तो आर बटे 2, 3 है तो आर बटे 3, n है तो आर बटे n, यम है तो आर बटे यम, है ना। अब परिपथ का जो तुल्य विद्युत वाहक बल इस स्थिति में एक समान वाले में ई है, और कुल इतना हमारा हो गया इक्विवेलेंट आंतरिक प्रतिरोध सबका, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो गया? आर प्लस आर बाई एम, और कुल विद्युत वाहक बल ई, तो परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा इतना हो जाएगी। इसको भी आप सूत्र समझ के याद रख सकते हो, या इसी में यम से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया तो ये हो गया यम ई, यहाँ यम से गुणा करेंगे तो यम इंटू कैपिटल आर और प्लस यम और यम कट जाएगा, यानी केवल स्मॉल आर। ठीक, तो सूत्र के रूप में आप एक इसको भी ध्यान रख सकते हो, चाहे पहले वाले को चाहे बाद वाले को। अब इसमें आप गौर करो, अगर हम बाह्य परिपथ का कुल प्रतिरोध ऐसा है कि बहुत कम हो, चाहे आप यहाँ से कह लो चाहे आप यहाँ से कह लो कि यम इंटू कैपिटल आर का मान अगर आर की तुलना में बहुत कम हो तो क्या होगा? तो फिर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको छोड़ देंगे तो केवल नीचे आर बचेगा। तो हमारी परिपथ से प्रवाहित धारा यम ई बटे स्मॉल आर हो जाएगी, और ई बटे स्मॉल आर क्या है? एक सेल से प्रवाहित विद्युत धारा उसका यम गुना। यानी अगर हम परिपथ से ज़्यादा धारा लेना चाहते हैं तो समांतर क्रम संयोजन में हम सेलों को तब जोड़ेंगे जब बाह्य परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो सेलों के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, या सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा यानी आर बाई एम, उसकी तुलना में कैपिटल आर का मान अगर बहुत कम है तो फिर समांतर क्रम संयोजन उपयोगी है। अच्छा,
पिछले में अभी हम लोगों ने क्या कहा था, श्रेणी क्रम संयोजन में ज़्यादा धारा चाहते हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत छोटा हो तो फिर श्रेणी क्रम में जोड़ो, ज़्यादा धारा चाहते हो और बाह्य परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है तो समांतर क्रम संयोजन में जोड़ो। ठीक, अब मान लो दोनों लगभग एक जैसी कोट के हों तब फिर मिश्रित संयोजन में जोड़ते हैं। थ्योरी उसकी भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इतना डिटेल में नहीं चलेंगे, संक्षेप में थोड़ा सा 2-4 लाइन देख लेते हैं। तो सेलों का मिश्रित संयोजन, अब हम लोग देखते हैं सेलों का मिश्रित संयोजन, है ना। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, इस तरह क्रमशः एक का माइनस सिरा दूसरे के प्लस से, दूसरे का माइनस अगले के प्लस से, इस तरह क्रम से जोड़े, सबसे एक ही धारा और विद्युत वाहक बल सीधे हम लोग जोड़ लेते थे, प्रतिरोध सबके सीधे सीधे जुड़ जाते थे, है ना। समांतर क्रम संयोजन में क्या था, समांतर क्रम संयोजन में परिपथ से कुल धारा का मान सभी अलग अलग सेलों की से मिलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता था, तो धारा बढ़ती थी। दूसरी एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि जब हमारे एक बार था कि आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा होगा तो श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों लगभग एक ही कोटि के हों तो फिर हमको कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में रखना होगा, कुछ को समांतर क्रम में रखना होगा। और जब हम संयोजन में किसी ऐसा करते हैं कि हमारे कुछ सेल श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, कुछ सेल समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो ऐसे संयोजन को हम लोग मिक्स संयोजन, मिक्स कॉम्बिनेशन या मिश्रित संयोजन कहते हैं। तो वही लिखा है कि यदि परिपथ में कुछ सेल श्रेणी क्रम में व कुछ पार्श्व क्रम में संयोजित हों तो यह सेलों का मिश्र संयोजन या मिश्रित संयोजन कहा जाता है। हम लोग सरल स्थिति में ये देख रहे हैं कि एक समान विद्युत वाहक बल कैपिटल ई वाले और एक समान आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर वाले सेल जोड़े गए हैं। किस तरह जोड़े गए हैं, यन और यम हमने ध्यान दीजिए पिछली 2 हेडिंगों में संख्या कही थी। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे तो हमने नोट में एक स्थिति लिखी थी कि अगर स्मॉल यन सेल हमारे श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों, और उसी तरह समांतर क्रम वाला जब कर रहे थे तो वहाँ हमने स्मॉल यम लिखा था, है ना। तो उसी तरह चलने देते हैं कि स्मॉल यन सेलों की एक पंक्ति है जो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, हर एक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, हर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। तो श्रेणी क्रम में जब आप यन सेलों को जोड़ोगे तो कुल हमारा विद्युत वाहक बल यन इंटू ई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का एक पंक्ति का, और इतने में हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध है यन सेलों का मिल करके वो यन इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। श्रेणी क्रम में सब जुड़े हैं, सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। और ऐसे यन सेलों की ऐसे हमारे पास यम पंक्तियां हैं, जैसे पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, इसी तरह और बीच में कई होती हुई ये हमारी यमवीं पंक्ति है। सब में यन सेल ही हैं, इसमें भी यन सेल थे, इसमें भी यन सेल थे, उसी तरह इस वाले में भी यन सेल हैं, है ना। तो एक चीज़ तो है कि यन सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है और ऐसे श्रेणी क्रम में हमारी जो यम पंक्तियां हैं वो समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हम देख रहे हैं। समांतर क्रम संयोजन में क्या है, अच्छा अब सारे परिपथों में समझ लो एक तरह से यानी विद्युत वाहक बल यन आर आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलें जोड़ी गई हैं, और परिपथ से मान लो बाह्य परिपथ में कैपिटल आर प्रतिरोध लगा था और ऐसा करने पर परिपथ से स्मॉल आई धारा बह रही थी। तो अब यम लाइनों में यह धारा बढ़नी है और चूंकि हर लाइन के बराबर हालचाल है, सबका यानी विद्युत वाहक बल, सबका यन आर आंतरिक प्रतिरोध, तो सब में धारा एक बराबर बटेगी। तो इसमें भी आई बटे यम धारा होगी, इसमें भी आई बटे यम होगी, इस तरह सब में आई बटे यम धारा होगी और यम से गुणा कर दोगे तो सबका जोड़ हो जाएगा वो आई के बराबर। वही हम लोग लिख रहे थे, तो देख लेते हैं आगे कि यदि कैपिटल ई विद्युत वाहक बल व स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध के स्मॉल यन सेल एक पंक्ति में श्रेणी क्रम में जुड़े हों जो एक लाइन में है, और ऐसी स्मॉल यम पंक्तियां समांतर क्रम में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जुड़ी हों। तो एक लाइन में यन है श्रेणी क्रम में और यन वाली ऐसे यम लाइनें हैं, है ना, समांतर क्रम में, और वो जुड़ी हैं एक कैपिटल आर वाले प्रतिरोध से। तो एक पंक्ति में अगर हम कहें कि ई इक्विवेलेंट, अब उसको हम सीधे ई इक्विवेलेंट या आर इक्विवेलेंट न कह के मान लो डैश कह रहे हैं, लास्ट में ई इक्विवेलेंट उसको कहेंगे जो पूरे सेलों का मिला करके, पूरे जाल का मिला करके बनेगा। तो एक पंक्ति का अगर देखें तो ई इक्विवेलेंट डैश जो क्या होगा वो यन सेलों का श्रेणी क्रम में हो गया। उसी तरह आर इक्विवेलेंट डैश एक लाइन की एक पंक्ति की बात कर रहे हैं तो यन आर हो जाएगा, ठीक। और अगर स्मॉल यम पंक्तियों की बात करो तो इसका भी यानी, इसका भी यानी, इसका भी यानी, सबका यानी, सब समांतर क्रम में, परिणामी लास्ट में हमारा यन ई ही होगा, है ना, और ई का मान।
और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, एक लाइन में एन आर है और ऐसी एन आर करके यम लाइनें हैं। हम लोगों ने कहा था कि अगर हम यन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो जितने जोड़ोगे बटा उतना हो जाएगा। हमने अगर यम लाइनें जोड़ी हैं तो बटा यम हो जाएगा, एक लाइन में इतना और यम लाइन में इतना, जितनी लाइन समांतर क्रम में जुड़ी बटा उतना हो गया। अब इसका मतलब परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा आई अगर देखो तो कितनी होगी, परिणामी प्रतिरोध हमारा कितना है और बाह्य परिपथ का प्रतिरोध इस परिणामी प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। मान रख देते हैं, इसका मान इस स्थिति में यानी है, इसका मान एन आर बटे यम है। ध्यान रखना स्मॉल यन श्रेणी क्रम वाली संख्या है और स्मॉल यम है ना, यन के पहले जो आता है अल्फ़ाबेट में, वो समांतर क्रम वाली संख्या है। तो ऐसे कर सकते हैं, है ना, यहाँ यम से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया, मान लो बटे का झंझट नहीं रखना चाहते तो यम से यहाँ भी गुणा किए, यहाँ भी किए, समझो यम बटे यम से गुणा कर दिए, मतलब एक से गुणा, मतलब कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा यम एन ई, यहाँ किए तो यम इंटू कैपिटल आर और यहाँ यम कट गया तो बचा केवल प्लस एन आर। ठीक, अब इस वाली भिन्न में इसके मान के अधिकतम होने के लिए इन दोनों के मान बराबर होने चाहिए। ठीक, वो गणित का है, बीच में हम लोग देख सकते हैं। अभी फिजिक्स के लिहाज से हम लोग तुरंत में फिलहाल ध्यान रखने के लिए कि इसका मान इसके मान के बराबर होना चाहिए या इसका मान इसके मान के बराबर होना चाहिए, दो में से किसी को भी। और ये क्या है, ये है हमारा बाह्य परिपथ का कुल प्रतिरोध। ये इतना क्या है, ये सारी कैपिटल एन सेलों का मिला करके, स्मॉल एन नहीं, कैपिटल एन। अभी इसको आप मान लो ना कि कुल सेलें एन है, एक लाइन में एन सेल और ऐसी यम लाइनें, मतलब चाहे आप ऐसे कह लो चाहे ऐसे, ये हमारी कुल सेलों की संख्या हो गई। ठीक, तो ये कुल सेलों का मिलाकर आंतरिक प्रतिरोध, यानी आई का मान अधिकतम कब होगा, जब हमारे बाह्य परिपथ का कुल प्रतिरोध सारी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के बराबर हो। तो हम लोगों ने वही दो एक चीज़ें लिखी हैं नोट में। पहली बात ये कि स्मॉल आई के अधिकतम मान के लिए, पहली बात तो चाहे आप कहो कि यम आर और एन आर के मान बराबर होने चाहिए, या यहाँ से कहो तो इसके और इसके मान बराबर होने चाहिए, है ना। तो ठीक है, यानी बाह्य परिपथ का कुल प्रतिरोध सारी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक, वही लिखा था। दूसरा, अगर हम ये कहें, जैसा अभी हमने यहाँ कहा था कि कैपिटल एन अगर कुल सेलों की संख्या है, एक लाइन में स्मॉल एन है और ऐसी यम लाइनें हैं, तो यहाँ इस वाले में यम एन की जगह हम कैपिटल एन लिख सकते हैं। तो इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि स्मॉल आई बराबर सीधे ये इतना ना, कैपिटल एन टू कैपिटल ई, जितनी सेलें हैं सबके विद्युत वाहक बलों का योग वो बटे ये जो पद था, और यहाँ पर कैपिटल एन यानी एम इंटू स्मॉल एन सेलों की कुल संख्या है। तो अभी ठीक है, आज के लिए अभी इसको इतने पर छोड़ते हैं। ध्यान से एक बार आप लोग सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित संयोजन को ध्यान दे लें। इसके साथ साथ एक बार हम चाहेंगे कि आप प्रतिरोधकों का जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन था उसको भी फिर से एक बार ध्यान देख लें। और अगले भाग में हम लोग सेलों के संयोजन और प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित कुछ प्रश्न और हल करेंगे। प्रतिरोधकों के संयोजन पर प्रश्न हल किए थे, अभी सेलों के संयोजन की भी जब बात आएगी तो उन पर भी कुछ प्रश्न देखते हैं। आज के लिए अभी इतना ही, धन्यवाद।